हम लोगों ने पहले हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ा था, हेल्थ सेक्टर पीवाईक्यू देखा था। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर का पीवाईक्यू देख लिया था। उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स का देखा था। फिर पोवर्टी एंड हंगर का देख लिया था, भुखमरी। सारे के हमने पीवाईक्यू देख लिए। सारे के हमने पीवाईक्यू के फ्रेमिंग किए। और सारे क्वेश्चन को देखने के बाद हमने उस टॉपिक को एनालाइज किया जिससे शॉर्ट नोट्स हमको बनाने हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उस शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करके उसको टेस्ट दे दे, या उसको मेन एग्जाम में यूज कर ले, ताकि हमको वो बल्कि 200 250 300 पेज वाले नोट्स ना पढ़ना पड़े जो आपने पहले रीडिंग में बनाए होंगे, या बुक ना दोबारा पढ़ना पड़े। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि GS1 जैसे बड़ा सब्जेक्ट हुआ, GS2 बड़ा एकदम, उसमें 3 सब्जेक्ट आ गए, GS2 में पॉलिटी, उसी में गवर्नेंस, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस, IR, सारे को एक दिन के अंदर रिवीजन करके दोनों पेपर एक दिन होते हैं, फिर GS3 GS4 एक दिन होते हैं। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए शॉर्ट नोट जरूरी होता है। तो इसीलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर नहीं बना रहे हैं तो बहुत कम चांस होते हैं, मानिए नहीं ही चांस है आपका, PT हो भी जाए तो मेंस का तो चांस ही नहीं होता। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब कुछ एक दिन में 2 दिन में रिवीजन करके मेन एग्जाम में जाके सेम वही चीज आप लिख के चले आएंगे। तो इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी सोशल जस्टिस का। तो सोशल जस्टिस का आप वीडियो देखिए, समझिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने जो बनाया है वो मेरे अनुसार था, आप बनाइए आपके अनुसार कैसा रहेगा। जरूरी नहीं कि वो सारे पॉइंट जो मैंने डाले वो आप डालिए, आप कुछ अलग भी कर सकते हैं। कुछ ही मन करे तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करिए, या जो मैंने ऐड किया उसको हटाइए। आपको अगर खराब लग रहा है तो कुछ नया ऐड करिए, कुछ अलग डाटा रखिए, ताकि डाटा भी सबका अलग लग रहा है तो और बढ़िया। जैसे मैंने महिलाओं के लिए मैंने एजुकेशन सेक्टर में बताया, तो उसमें बच्चों की उपस्थिति पे बताया। आप दूसरा कुछ बताइए कि इंटरनेट वहाँ नहीं है, वहाँ अवसंरचना नहीं है, या नीति आयोग का भी रिपोर्ट आया है, इसमें बता सकते हैं कि लगभग 93,000 स्कूल बंद हो गए हैं। ये नया डाटा डालिए। तो आप जब तक आप किसी चीज को बनाइएगा नहीं, तब तक उसमें और सुधार नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं इनोवेशन। पहले इनोवेट तो करिए अपने शॉर्ट नोट्स का, फिर उसके बाद उसमें और सुधार किया जाएगा। जब तक आप बनाए नहीं, आप सोचिएगा नहीं नहीं एकदम बढ़िया बनाएंगे तो कॉपी में लिखेंगे, तो ना कभी वो बढ़िया बन पाएगा, ना आप कभी कॉपी में नोट्स बना पाइएगा। तो बेहतर से अच्छा पहले शुरुआत करिए। बनता है फिर उसके बाद बेहतर होता है, ना कि एक बार में ही बेहतर बनता है। तो मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो आप जाके पहले चैनल पे प्ले लिस्ट मैंने बना दिए हैं, जाके इस चैनल पे पहले उसको देखिए, समझिए। और धीरे धीरे मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स के कम दिखाऊंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पर डील ज्यादा करूंगा। क्योंकि अगर मैं शॉर्ट नोट्स अपना दिखाने लगूँ कि हाँ मैंने ये ऐड किया, तो आप वीडियो के लास्ट में जाके सिर्फ शॉर्ट नोट्स का वीडियो देखिएगा, बस वैसा ही छाप लीजिएगा। तो फिर क्या फायदा, वो मार्केट में तो कई शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। तो अगर हम वो खरीद के पढ़ ले तो सारे IAS बन के बैठेंगे। तो इसलिए आप अपना खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए। हम पहले PYQ देखेंगे, उसका फ्रेमिंग करेंगे। ये मैंने PYQ खुद से बनाया है, ये सारे मैंने खुद से, जिसमें मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और उसमें से देख लिया कि उसमें मेन क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। तो ये क्वेश्चन का थीम है एक तरह से। अगर शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, अगर आपको ये वीडियो पूरा नहीं भी देखना है, तो आप बस इस थीम पे देखिए। अगर कहिएगा तो हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम जाके सर्च कर लीजिएगा, @dream IS766, उसमें PDF डाल दूंगा। और आप क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी निकाल के दे दिया यहाँ पे। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको जो केंद्र का स्पॉन्सर योजनाएं होती है, उसमें पुनर्गठन मतलब उसके सुधार की जरूरत है। कारण ये क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन को बिना पढ़े बता सकता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हो। क्वेश्चन में यही होगा ना कि जो हम लोग 60-40 का रेशियो रहता है, यानी किसी योजना में 60% केंद्र खर्च करती है, 40% राज्य खर्च करती है। कहीं कहीं पे ये 90-10 का रेशियो रहता है। इसमें सुधार की जरूरत है, कहाँ 90-10 देना है, कहाँ 40-10 देना है, वो सुधार की जरूरत है। इसी से क्वेश्चन ये आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप ट्राई करिए ये सारी, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, 1 मिनट हाँ, अब सही है। तो ये जो सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इनको अब क्वेश्चन को पढ़िए, ये टॉपिक समझिए। समझिए क्या करंट वाले मुद्दे थे जो अभी कम चांस है, तो उसको छोड़ सकते हैं। बाकी अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो इन सब पे बना सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा। इस सब को समझिए, फिर देखिए कि क्या क्या हम कॉमन चीज़ ऐड कर ले, कि हमको पूरा ऐड ना करना पड़े, थोड़ा सा ही काम चल जाए हमारा। ये हमारा शॉर्ट नोट्स है जो आपको बाद में दिखाएंगे कैसे कैसे बनाए हैं। हम पूरा भी नहीं दिखाएंगे, फास्ट में स्किप करेंगे। आपको टॉपिक बताएंगे ऐसे ऐसे बनाइए, आपको बनाना खुद से है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार अक्सर समाज में कमजोर वर्गों की समस्याओं के समाधान में राज्य सरकार के कमजोर प्रदर्शन की शिकायत करती है। ये हमारा कॉन्टेस्ट है, एक कोई घटना चल रहा है, ये दो तेरे क्वेश्चन है, उसमें कुछ हुआ होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि हाँ, केंद्र सरकार कोई योजना लाती है, उसमें राज्य सरकार कमजोर प्रदर्शन करता है। विभिन्न क्षेत्रों की केंद्रीय परियोजनाएं, केंद्र प्रायोजित परियोजनाएं या योजनाएं के पुनर्गठन का उद्देश्य राज्यों को बेहतर क्रियान्वयन हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इसका संरचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो केंद्र सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, उसमें राज्यों का प्रदर्शन हमेशा शिकायत रहता है, जिसमें राज्य सरकार में कमजोर प्रदर्शन की शिकायत, मतलब कमजोर, अच्छा काम नहीं कर पाते उस क्षेत्र में। तो जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं के पुनर्गठन का उद्देश्य राज्यों को बेहतर, यानी जो 60-40 का रेशियो चलता है, जिसमें 60 केंद्रीय प्रायोजित मतलब जो इसमें केंद्र आधा पैसा दे या 60% दे, राज्य 40% दे, तो इसमें पुनर्गठन क्रियान्वयन को अधिक लचीला प्रदान कर सकता है। अब जैसे देखिए, 60 और 40 का रेशियो है, 60% केंद्र खर्च कर रहा है, 40% राज्य खर्च कर रहा है। अगर यही उल्टा होता, 60 राज्य करता, 40% केंद्र करता, तो राज्य ज्यादा पैसा खर्च करता, तो राज्य इसके बारे में अधिक सोचता, क्योंकि उसके ज्यादा पैसे यहाँ खर्च हो रहे हैं। या 90-10 होता है, अगर 10-90 होता, राज्य केंद्र 10%, राज्य 90% करता, तो उसको डर रहता कि यहाँ पे खर्चा पैसा अधिक हुआ है, तो इसके अच्छे काम के लिए वो काम करता। अभी राज्य केंद्र के अधिक पैसे जमा हुए हैं, अभी केंद्र अधिक पैसे देता है, तो केंद्र उस पर निगरानी रखता है, लेकिन राज्य उस पर ध्यान नहीं दे पाता। तो इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है, यानी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें सुधार की जरूरत है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, कल्याणकारी योजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक नगद अंतरण प्रणाली, यानी डीबीटी, एक तरह से, हाँ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, भ्रष्टाचार कम करने, अपव्यय रोकने और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ बनाना, डीबीटी पे क्वेश्चन था, तो डीबीटी कैसे बेहतर है। अब यहाँ आपको बेहतर बताना है, फिर इसकी समस्या बता देना है, इसकी समस्या चुनौती क्या है, सुधार के उपाय बता दीजिए, खत्म। सरकार क्या कर रही है, वही सुधार के उपाय हो गए। इसमें कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में। प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनेशन इन रूरल एरियाज की अवधारणा का आधार ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने पे। ये क्वेश्चन उस समय के करंट के हैं, एक मिनट हैंग करके। ये करंट का क्वेश्चन है, पूरा एक योजना चला था, जिसमें जिसमें ग्रामीण जो क्षेत्र है, वहां पे अ, संपर्क बढ़ाने के लिए स्पेशली बनाया गया था कि ग्रामीण शहरों को एक साथ लिंक किया जाए, जिसको अभी बोला जाता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के थ्रू स्मार्ट सिटी होगा, उससे स्मार्ट विलेज, और दोनों को आपस में लिंक कर देना, ये योजनाएं थे। ये योजनाएं इस समय क्वेश्चन आती है, फिर नहीं आता। उसके बाद, क्या सरकार द्वारा कमजोर और पिछड़े समुदायों के उत्थान हेतु सामाजिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाएं उन्हें शहरी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय स्थापित करने से वंचित कर देता है? विवेचना करिए। अब देखिए, पूछ रहा है कि सरकार, कमजोर वर्ग कौन है, सारे, ये सिलेबस का वर्ड है, इसलिए इसको तो ध्यान रखना है, कमजोर वर्ग कौन है। इसमें महिला, बच्चे, बुजुर्ग, फिर से दिव्यांग, उसके अलावा ST SC, ट्रांसजेंडर, अप्रवासी मजदूर, अनौपचारिक मजदूर, अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषाई हो या यौन अल्पसंख्यक, जैसे ट्रांसजेंडर, LGBT Q, या और अगर कोई हो तो OBC, एक तरह से वो भी अल्पसंख्यक है किसी किसी क्षेत्र में, या भाषाई अल्पसंख्यक, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सारे अल्पसंख्यक हैं। तो इनके लिए कोई योजनाएं उत्थान के लिए सामाजिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजना उन्हें शहरी अर्थव्यवस्था में व्यवसाय स्थापित करने से वंचित कर देती हैं। अब देखिए, यहाँ पे है कि योजनाएं कैसे शहरी बहिष्करण कारण बन जाती है। अब मान लीजिए कोई योजनाएं चलेंगी, तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपको रहना जरूरी है, क्योंकि योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक ध्यान केंद्रित होकर चलाई जाती हैं। तो अगर आप प्रवासी मजदूर है, बाहर कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण में रहना पड़ेगा, गाँव में।
तो या तो पॉसिबल है कि आप शहरों में रहिए, जैसे राशन राशन मिलता है, राशन सभी को नहीं मिलती। ये घटना देखिए कब का है, 2013 14 13 में हमारा नेशनल फूड सर्वे एक्ट पास हुआ था, और इससे हमको मुफ्त अनाज मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद 14 में ये क्वेश्चन आ गया। अब मान लो कोई शहर में दिल्ली में है, उसका घर यूपी में कहीं पे है, तो उसका नाम तो यूपी में है, तो उसको राशन यूपी में मिलेगा। तो फिर वो दिल्ली आ गया, तो दिल्ली में उसको राशन मिलेगा नहीं, तो उसको बार बार राशन लेने दिल्ली से यूपी जाना पड़ेगा। उससे सोचे क्यों ना कि हम यूपी में ही रह जाए। तो अगर ये वो यूपी में चला गया, तो यहाँ शहरों से तो बाहर वो चला गया, शहरी बहिष्करण हो गया। क्या पता वो यहाँ काम कर रहा हो, किसी वर्क में लगा हो, फिर यहाँ मजदूर की कमी पड़ जाएगी। तो ये एक तरह से योजनाएं उस समय थी, इसलिए क्वेश्चन इस टाइप का आया। इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे अधिकतर करंट से लिंक रहेगा, इसलिए इसमें ज्यादा लोड लेना नहीं है। इसमें कुछ फिक्स टॉपिक है, उस पर आप नोट्स बना के रख लीजिए। यही है कि हाँ, स्टैटिक्स का ये पोर्शन है। कुछ टॉपिक जिसमें 50% लगभग वहीं से रहेंगे, 50% करंट से रहेंगे। अगर ये हमारा कंप्लीट है तो करंट तो हम मैगजीन पढ़ते ही हैं, जो हमको नया मिले इसमें ऐड करते जाएंगे लास्ट एग्जाम तक। हमारे पास ये जो नोट्स रहेगा 100% वर्क, तो 100% वर्क करेगा मतलब। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि सरकार की दो समानांतर योजनाएं, आधार और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एनपीआर। उस समय आधार नया नया बन रहा था, 2014 में नई सरकार आई थी भाजपा की, बीजेपी की। तो ये आधार नया नया उस समय लॉन्च हो रहा था, तो इसी समय ये न्यूज में था, जिसमें एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य है। जैसे उस समय आधार अनिवार्य था, एनपीआर स्वैच्छिक था। राष्ट्रीय स्तर पर बहस एवं न्यायिक विवाद का विषय बनी है। गुण दोष के आधार पर चर्चा कीजिए कि क्या दोनों योजनाएं साथ साथ चलनी चाहिए, साथ ही इसके विकास और समावेशी वृद्धि में योगदान का विश्लेषण करिए। अब तो चल रही है, तब इस पे कुछ चर्चा करने की बात ही नहीं है। एनपीआर फिलहाल असम में लागू है, और कहीं पे लागू नहीं। ये एनपीआर वही है जो 2019 में सीएए प्रोटेस्ट के वक्त आया था, सीए एनआरसी, वही एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। उसी समय एनपीआर भी आया था, लेकिन न्यूज नहीं बना था। एनपीआर सीए एनआरसी ज्यादा न्यूज में थे। तो ये भी करंट के कॉन्सेप्ट छोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन करंट का 2016 में एक्ट पास हुआ, 17 में क्वेश्चन आया, तो इसको अभी देखने की जरूरत भी नहीं है। और सेम इसमें संशोधन होगा तो 2021 या 22 में क्वेश्चन ये आएगा। चलिए आगे दिखाएंगे। इसमें पढ़ ये ध्यान भी मत रखिए, क्योंकि ये उस समय एक्ट बना, क्वेश्चन आ गया। देखिए 2022 क्यों इसमें संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ क्वेश्चन आया, अभी जरूरत नहीं है, जब संशोधन होकर करंट में लगा हम पढ़ लेंगे। अब अम्ब्रेला मानवाधिकार, ये अम्ब्रेला ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारे ह्यूमन राइट्स को एक साथ लाने का था, कि सारे जितने भी हैं अधिकार क्षेत्र सबको एक साथ मिला के एक में विलय करके एक अम्ब्रेला की तरह काम करे। मतलब अम्ब्रेला मतलब सारी योजना एक के अंदर आ जाए। तो ये अम्ब्रेला मानवाधिकार आयोग उस समय न्यूज में था, क्वेश्चन आया, अब जरूरत नहीं है। सेम वही है एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी। इसी तरह एनसीएसटी है, एनसीबीसी है ओबीसी के लिए। तो ऐसी योजनाएं जब न्यूज में रहती हैं तो आता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कमजोर वर्गों के लिए लागू कल्याणकारी योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही हैं, क्या लाभार्थियों में जागरूकता एवं नीति निर्माण की सभी अवस्थाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी का अभाव है। ये क्वेश्चन एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं लागू हो रही है, उतना उनका प्रभाव नहीं दिख पा रहा है। क्या कारण है, जागरूकता का अभाव है कि नीति नहीं बन पा रही उस टाइम। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल था, ये एकदम आपके फैक्चुअल क्वेश्चन था, कि हाँ कुछ जागरूकता का भी अभाव है, उसके कुछ कारण बता देंगे। कुछ नीति निर्माण में प्रॉब्लम है, उसका कारण बता देंगे कि इसमें सुधार क्या किया जाना चाहिए, वही हमारा आगे की राह हो गया। तो ये क्वेश्चन ठीक था, इस टाइप का आप नोट्स बना सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाएं कैसे लाभ दे रही है, क्या दिक्कत हो रहा है, हम इसको बताते हैं कैसे बनेगा। उसके विकास प्रक्रिया में विभिन्न सेवा क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता सदैव रही है। साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करती है, तथा सहयोग एवं टीम भावना की संस्कृति विकसित करती है। इस संदर्भ में भारत में विकास प्रक्रिया का परीक्षण करें। सिंपल है, टीम भावना, इसमें प्रतिस्पर्धा, सहयोगी, संघवाद, ये सारे मतलब स्टेट और राज्य दोनों मिलकर काम करें तो कोई योजना कैसे बेहतर हो सकती है,
इस पे ये क्वेश्चन था, तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ना इसका शॉर्ट नोट्स बनेगा, ना इसके कहीं आपको नोट्स में पढ़ना है। सिंपल कॉमन सेंस सोचना है कि पॉलिटिक्स टाइप के क्वेश्चन हो गए एक तरह से, कैसे स्टेट और सेंटर मिल के काम करे तो किसी योजना को बेहतर बना सकते हैं, उसी को टीम वर्क बोला जाएगा। टीम वर्क जैसी संस्कृति होनी चाहिए, मतलब एक टीम की तरह काम करे। उसके बाद अगला था कि नव उदारवादी विकास प्रतिमान के संदर्भ में बहुस्तरीय विकास योजना को लागत प्रभावी एवं क्रियान्वयन से बाधाओं को दूर करने के लिए करने वाले माना जाना चाहता है। मल्टी लेवल प्लानिंग, अब ये टाइप का क्वेश्चन नहीं, ये टाइप के क्वेश्चन अचानक एग्जाम में आते हैं और उस टाइप सोचना पड़ता है। अब इसका नोट बना के रखे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए ये मल्टी लेवल प्लानिंग वाला कोई योजना है, ठीक। अब पूछ रहे हैं कि उसके लागत प्रभावी या क्रियान्वयन में क्या क्या बाधाएं हैं, आपको नहीं बाधा पता है, किसी भी योजना की बाधा को आप कॉमन बना कर लिख दीजिए। सारी योजनाएं के बाधा लगभग सेम ही होती है, जागरूकता नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है, पहुंच नहीं हो पा रही है, डिजिटल का अभाव है, इंटरनेट का अभाव है, डिजिटल डिवीजन है, ये सब कॉमन चीज आपको डालनी है, क्योंकि ये अचानक क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अब अगला क्वेश्चन था, पूछा स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की, फिर भी समाज में नारी आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक बना हुआ है। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अतिरिक्त इस स्थिति में परिवर्तन हेतु कौन कौन से हस्तक्षेप आवश्यक है। अब पहला ये क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो हमारा इंट्रो पहले यहीं से बन जाएगा, क्योंकि ये जितना ऊपर वाला दिया है ये बस कहानी आपको बताने के लिए दिया है कि अभी समाज में सिचुएशन क्या चल रहा है, कि पितृसत्तात्मक अभी भी चल रहा है, मानसिकता भी बनी हुई है, नारी आंदोलन। अब 2-3 आपको नारी आंदोलन पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आपको केस स्टडी पता होना चाहिए, जैसे यूपी के केस स्टडी है, फिर उसके बाद केरल का कुटुम्बश्री केस स्टडी, वो पता होनी चाहिए कैसे महिलाएं मिलके। अगर नहीं पता तो एक फेमस है गुजरात वाला लिज्जत पापड़ का, वो केस स्टडी आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज भी नहीं पता, करंट में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हाल फिलहाल में एक न्यूज में आया होगा, कश्मीर की एक महिला जिन्होंने एक पार्क का निर्माण किया, जिन्होंने पार्क का निर्माण बिना खर्च के, बिना सरकारी सहयोग के, केवल वेस्ट से बेस्ट बनाया सामान, जैसे उसका यूज पार्क में किया। तो इस टाइप का आपको केस स्टडी डालना पड़ेगा कि हाँ योजनाओं के बिना भी महिलाएं अच्छी काम कर रही हैं। फिर डालना कि नहीं नहीं योजनाओं के साथ ही महिलाएं अच्छी काम की हैं, जैसे लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, तो ऐसे योजनाएं सरकार चलाई तो महिलाएं अच्छी काम की। अब उसके बताना है कि अब हमारा क्वेश्चन यही था कि महिला सशक्तिकरण शिक्षा, महिला शिक्षा के लिए कौन, अब महिला शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये सबसे फेमस है। एक और है सुकन्या समृद्धि योजना, तो वो पैसे से रिलेटेड है लेकिन फिर भी महिला शिक्षा पे उस पर ध्यान दिया जाएगा। एक अब स्टेट वाइज बताना हो तो बिहार में चलता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या स्नातक पास स्कॉलरशिप, वो स्नातक पास केवल महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, तो ये भी एक महिला शिक्षा के लिए अच्छा काम किया जा रहा है। अगर यूपी में जाए तो वहाँ पे महिला शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन के बाद लैपटॉप सरकार द्वारा दिया जाता है, ये स्पेशली महिला शिक्षा के बढ़ावा के लिए दिया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण योजनाओं के अतिरिक्त इन स्थितियों में परिवर्तन के कौन कौन सा हस्तक्षेप आवश्यक है। तो पहले हमको बता देना है कि सरकार क्या काम की है, यानी उस योजना को बताना है, फिर बताना है योजना में प्रॉब्लम क्या थी, और बाद में आपको केस स्टडी लिख के ये 3-4 केस स्टडी, केरला केस स्टडी, यूपी का, बिहार का, जो आपको अच्छा से पता हो उसके बारे में लिखना है। फिर बताना है कि आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो आगे की राह में वही सबसे कॉमन पॉइंट अगर नहीं भी पता हो तो महिलाओं के लिए सबसे सिंपल पहले शिक्षा में योगदान दो। दूसरा है कि जो हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2018 में पास किया, दूसरा 2023 में कि 33% आरक्षण देंगे, वो मिला नहीं अभी तक। किसी किसी राज्य में आरक्षण बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार में 50%, तो वैसा ट्राई करना चाहिए जहां जहां अगर दिक्कत हो, या ओवरऑल पूरे भारत में वैसा करना चाहिए ताकि महिला शिक्षा में बढ़ोतरी हो सके। आरक्षण 50% बिहार में चला गया है, तो इस टाइप की क्वेश्चन। अब हमको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो स्पेशली फॉर महिला सशक्तिकरण के क्या काम किया गया, सरकार क्या कर रही है, अभी रिपोर्ट के अनुसार कैसी स्थिति है, और क्या किया जाना चाहिए, योजनाएं कौन कौन चली, किस स्टडी। अब देखिए मैंने क्या किया, महिलाओं के ऊपर ये सारे बना लिए टॉपिक कि महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, कैसे दिक्कत है, क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या की, आगे क्या किया जाना चाहिए, आखिर कौन कौन से केस स्टडी, 1-2 केस स्टडी हमने लिख लिया। अब हमने ये शॉर्ट नोट्स मान लो बना लिया, हमको पता है कि महिलाओं से क्वेश्चन हमेशा आता ही है सोशल जस्टिस में, और इसमें नहीं आया तो सोसाइटी पेपर में तो आएगा ही, क्योंकि वहां भी एक पोर्शन है जहां महिला, फिर गरीबी भुखमरी, वहां भी एक टॉपिक है, तो हमने शॉर्ट नोट्स बना के रखा। अब ये क्वेश्चन आया तो हमारे पास केस स्टडी ऑलरेडी है, हमारे पास ऑलरेडी चुनौती के लिए 5 पॉइंट है,
समाधान के 5 पॉइंट है, आगे की राह के 5 पॉइंट है। हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, हमको ये 7 मिनट में हो सकता है, 7 मिनट से पहले 6 मिनट में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो पॉइंट अवेलेबल थे। तो हमको बस सोचना था कि कैसे उसको अरेंज करना है। तो यही शॉर्ट नोट्स यहाँ ज़रूरी पड़ जाता है। तो हमको एक ट्राई करना, महिला के ऊपर शॉर्ट नोट्स चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ये हो चुका था। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है जो हमने एक बार देखा है यहाँ पे, कल्याणकारी योजना वर्सेस कमजोर वर्ग, ये 2019 से क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कैसा रिपीट हुआ मेंस में। अब यहाँ पे पूछा हुआ था कि कमजोर वर्गों के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें जागरूक, अब ये क्यों सफल नहीं हो पा रही है। वो पूछा था कि इन सफल नहीं होने के कारण क्या उनमें जागरूकता नहीं है या नीति निर्माण खराब हो रहा है। और सेम क्वेश्चन 2022 में पूछ रहा है, तो थोड़ा अलग, लेकिन कहना वही चाहता है कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को गरीब और वंचित वर्गों के हित में महंगाई और बेरोजगारी का कुशल प्रबंधन भी करना होगा। अब यहाँ पूछ रहा है, जैसे वहां पूछा था, 2 कारण दिया था, लोग जागरूक नहीं है, नीति निर्माण अच्छा नहीं हो पा रहा है, इस कारण कल्याणकारी योजनाएं अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। और 2022 में क्वेश्चन पूछा कि क्या महंगाई और बेरोजगारी ये है, इसीलिए योजनाएं अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं। तो आपको पहले यही बताना है कि हाँ, कल्याणकारी योजनाएं अच्छा काम की हैं, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में नहीं कर पा रही। अब आपको कुछ कुछ बताना है कि महंगाई कारण क्यों नहीं कर पा रही है, बेरोजगारी कारण यानी कौशल हमारे पास नहीं है इस कारण नहीं कर पा रही है। तो आपको ये बताना, फिर लास्ट में एक समाधान बताना या कंक्लूड आगे की राह कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हुए हैं। अब हमको यहाँ पे स्पेशली कमजोर वर्ग के लिए क्या क्या सरकार काम कर रही है, क्या क्या योजनाएं चली थी, क्यों असफल हो जा रही है, ये हमको ध्यान रखना है कि कमजोर वर्ग के लिए क्या क्या सरकार कर रही है। इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि सरकार, जैसे कमजोर वर्ग में एस टी एस सी, सरकार उनके लिए कानून तो लाई, लेकिन उसको लागू अच्छे से नहीं किया जा रहा है। बहुत से राज्य वहां पर अभी उनको अधिकार नहीं दिए। जैसे जंगल एक्ट लाया गया, वो फॉरेस्ट एक्ट 2006, उसमें बोला गया था कि जो फॉरेस्ट की संपदा होगी, इन फॉरेस्ट में जो भी लघु उत्पाद होंगे, वो सारे जनजातीय लोगों के लिए होंगे। ये सेंटर सरकार है, केंद्र सरकार नियम लाई थी, लेकिन बाद में बहुत से स्टेट इसको मानने से इनकार कर दिए। अभी तक इस कानून को लागू तक नहीं किया गया है। तो यही है कि अभी हमने योजनाएं तो बना ली, लेकिन उसको अच्छे से लागू नहीं किया जा पा रहा है। तो अभी हमको यही चुनौती पता होनी चाहिए कि कमजोर वर्ग के लिए ये दिक्कत हो रहा है, इस समाधान के लिए ये किया जाना चाहिए। हम उसको डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे कि हाँ, कमजोर वर्ग के लिए सरकार ये काम की थी, इसको लागू किया जाना चाहिए था, ऐसी योजना और बेहतर हो सकती थी। 22 हमने 2022 का क्वेश्चन देख लिया था। 23 में क्वेश्चन देखिए, 23 में लगभग सेम क्वेश्चन 22 की तरह रिपीट हुआ है। यहाँ पूछा कमजोर वर्गों के लिए विकास एवं कल्याणकारी योजना अपने स्वभाव से ही भेदभावपूर्ण है, क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो अगर हमको ये क्वेश्चन नहीं पता, हमने 2019 का क्वेश्चन देखा, 2022 का क्वेश्चन देखा, वहां पूछा था कुछ चुनौतियां हैं। 2019 में पूछा कि जागरूकता का अभाव है और नीति निर्माण खराब है, जिसके कारण कल्याणकारी योजना काम नहीं कर रही है। 2022 में पूछा कि महंगाई है और क्या बोलते हैं, कौशल का अभाव है, जिसके कारण कल्याणकारी योजना काम नहीं कर रही। 23 में पूछा है कि कल्याणकारी योजना अपने भेदभावपूर्ण क्यों है, यानी क्यों अलग है, क्यों काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनके साथ चुनौतियां क्या है, क्या हम लागू कर रहे हैं तो कमजोर वर्ग के लिए वो लाभकारी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हम यही कारण लिख देंगे कि पहला, वो लोग के पास जागरूकता नहीं है, नीति निर्माण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, महंगाई है, कौशल लोगों के पास जो है उसके अनुसार वो योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। तो अगर हमने उस क्वेश्चन को डील किया, अच्छे से डील किया है, तो हमको पता है कि अगला क्वेश्चन रिपीट होगा, तो इस टाइप से हम उसको बना सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन एकदम देखा जाए तो डिट्टो 2023 का कॉपी है, 2022 का या 19 का कॉपी मारा गया है क्वेश्चन, सिर्फ बदला गया है। आधा क्वेश्चन वही है, कमजोर वर्ग के लिए विकास एवं कल्याणकारी योजना है, अपने स्वभाव में भिन्न है। वहां पूछा हुआ था अपने स्वभाव में उन्होंने कौशल और शिक्षा में अधिक क्षेत्र में योगदान नहीं दे पाया है। तो इस तरह हल्का फुल्का अंतर किया गया, लेकिन क्वेश्चन का मतलब ही सेम है। अगला क्वेश्चन 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रासंगिक प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों एवं प्रमुख न्यायिक निर्णयों के माध्यम से लैंगिक न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करिए। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था करंट से, क्योंकि उस समय चल रहा था एक मुद्दा, 2023 के आसपास चल रहा था एलजीबीटीक्यू का। उसी समय केस आया था एलजीबीटीक्यू के लेके, जिसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि उनका विवाह करना संवैधानिक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार उसके लिए कानून बना सकती है, संगठन बना सकती है। तो ये मुद्दा चल रहा था, इसलिए क्वेश्चन आया था कि क्या संवैधानिक प्रावधान और प्रमुख न्यायिक निर्णय लैंगिक न्याय को यानी जेंडर जस्टिस
के संवैधानिक दृष्टिकोण की व्याख्या करती है। तो ये क्वेश्चन एकदम करंट वाला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एकदम आया था एलजीबीटीक्यू के रिलेटेड कि उनके लिए जो संविधान में लिखा गया है, संविधान में तो कुछ फिलहाल है नहीं, फिर भी सबके लिए समानता है, भेदभावपूर्ण सरकार होनी चाहिए, तो ये चीज संविधान में था। न्यायिक निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट ये असंवैधानिक मानती है और इसमें गठन के लिए राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया कि वो कोई संस्था बना के इसका निर्णय ले। तो ये दोनों का टकराव, इसी पे क्वेश्चन आया था कि हाँ एक संवैधानिक भी है, निर्णय भी आप दे दिए, तो बताइए कैसे लैंगिक समानता किस दृष्टि से संवैधानिक है। ये क्वेश्चन इसलिए उस समय आया था। 2025 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है। वर्तमान नीतियों का परीक्षण करते हुए ऐसा उपाय सुझाइए जिन्हें आयोग अपनाकर इन चुनौतियों का समाधान कर सके या सामना कर सके। तो पहली बात, ये क्वेश्चन 2025 में आया था और 2025 में GS1 में सोसाइटी में क्वेश्चन आया था कि खेल कूद ने कैसे मोबाइल ने कैसे खेल कूद की जगह ले लिया, यानी बच्चों के लिए मोबाइल ने कैसे खेल कूद की जगह ले ली, इसी टाइप का क्वेश्चन था कि मोबाइल ने कैसे जगह ले लिया, यानी बच्चे अब बाहर खेलना कम, मोबाइल पे ज्यादा गेम खेलना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन सोसाइटी में पूछा हुआ था। तो उसी पे एक एक आयोग आया था, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये आयोग डिजिटल युग में जो बच्चों के साथ ऐसा चुनौती आ रही है कि वो अधिकतर मोबाइल पे रह रहे हैं, उनके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, वर्तमान में क्या नीतियां बनी हैं। अब यहाँ भारत में नीतियां ऐसी कुछ खास नहीं है, लेकिन वही अगर हमको एग्जाम्पल देना हो तो बता सकते हैं कि हाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के लिए के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। सेम वैसा ही कर दिया ब्रिटेन। ब्रिटेन 17 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए। यूरोपीय यूनियन, उसने डाटा प्रोटेक्शन लगा दिया कि हाँ आप अगर छोटे बच्चे हैं 16 या 17 साल से कम के, तो आपके लिए किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पे प्रतिबंध एक तरह से रहेगा, आपको पेरेंट्स से अनुमति लेना पड़ेगा, इन पेरेंट्स की आईडी सब चलाइए, आप नहीं चला सकते अपनी आईडी से। तो इस तरह अनेक काम किए गए थे, ये हम इसमें डाल सकते हैं कि हाँ भारत में ऐसी नीतियां भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य देश इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और फिर बता देना है कि भारत के समक्ष क्या चुनौतियां आ रही हैं इसको लागू करने में, और फिर आगे की राह क्या होनी चाहिए। 2025 में एक और क्वेश्चन आया था। अब सिंपल हम ये भी क्वेश्चन था कि महिलाओं की सामाजिक पूंजी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है, स्पष्ट करें। अब ये क्वेश्चन मान लो हमको नहीं पता, हमने महिला पे नोट्स बना लिया था पहले ही, क्योंकि हमको पता था कि 2022 में क्वेश्चन आ चुका है महिला से रिलेटेड, 21 में हमको पता था कि 21 में महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने क्या किया कि 2025 में जब मेंस के एग्जाम देने गए तो हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्पेशली हमने शॉर्ट नोट्स बना के रखा। अब ये 2025 में हमारे पास क्वेश्चन आया, हमको सोचना ही नहीं है ज्यादा इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी है। उसमें ये भी पॉइंट है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उसमें ये भी पॉइंट है कि लैंगिक समानता के लिए क्या किया गया है। तो हमको तो उसमें वही पॉइंट जो हमको पॉइंट कॉपी में लिखे थे, सेम कॉपी वाला पॉइंट सारा यहाँ यूज कर लेंगे। हमको ये क्वेश्चन बनाने में कम से कम 5 से 6 मिनट में हो जाएगा, हमारे यहाँ 1 से 2 मिनट बच गया, और ये 1 से 2 मिनट किसी और क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स जरूरी था, क्योंकि हमको पता था 2021-22 में पूछ चुका है क्वेश्चन इस टाइप से, तो हम इसलिए शॉर्ट नोट्स को बना लेंगे। अब यही होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन देखने पे पता रहता है कि क्वेश्चन पहले पूछा था 22-21 में, फिर उसको 25 में रिपीट मारा क्वेश्चन, तो लगभग सेम था। फिर वैसा ही हम लोग एक और देखे थे जो दिव्यांगों के लिए था क्वेश्चन, वो भी सेम क्वेश्चन रिपीट मारा। ये कल्याणकारी योजना वाला क्वेश्चन तो 2-3 बार रिपीट हुआ। तो अगर इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, आपको डायरेक्ट उस पॉइंट को यूज करना है, सोचना भी नहीं है कि हाँ वहाँ नया पॉइंट क्या डाले। हाँ कुछ करेंट वाला पता हो तो अपने नोट्स में ऐड करते रहिए, ताकि वो आप मतलब जब भी क्वेश्चन उस टाइप का आए उसको ऐड कर लें। ये हमारा सारा पीवाईक्यू खत्म हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स में क्या 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 ऐड करके रखना है। और जरूरी नहीं है कि जो मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड किया वो भी आपके नोट्स में हो सकता है मैंने कुछ छोड़ा हो, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा कि बार बार रिवीजन हो जाए, ना कि इतना मोटा कि शॉर्ट नोट्स और मेन नोट्स सेम ही दिखने लगे। तो इसलिए चलिए हम थोड़ा देखते हैं शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आपको ऐड करके रखना है और बनाना कैसे है। तो पहला एक क्वेश्चन आया था, हमने पहला क्वेश्चन देखा था, तो पूछा हुआ था कमजोर वर्ग
और इससे जुड़े मुद्दे पूछा हुआ था। तो पहले हमको पता होना चाहिए ना कमजोर वर्ग कौन-कौन है। तो समाज में कमजोर वर्ग कौन? महिला, इनके लिए कानून बनना ज़रूरी है। बच्चा, वृद्ध, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू, एससी, एसटी, ओबीसी। भाषाई अल्पसंख्यक देखा जाए तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध, जैन। इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं, जैसे कि अनौपचारिक, श्रमिक, जो बाहर काम करने आते हैं, प्रवासी मजदूर, वो भी एक तरह से कमजोर वर्ग हैं। तो हमको जब भी नोट्स बनाने होते ये सारे टॉपिक पे, जैसे जैसे खासकर महिला, बच्चा, वृद्ध, दिव्यांग, एलजीबीटीक्यू, एसटी, एससी और प्रवासी मजदूर, इन सब पे स्पेशली नोट्स बनाना है। और बाकी जो बच गए, जैसे औपचारिक श्रमिक, ओबीसी, इसके अलावा एलजीबीटीक्यू, इन सब पे, जैसे ये मुस्लिम मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, ये इन सब पे नोट्स तभी बनाना है, या आपको बना के रख लेना है। जब भी उस नोट्स को तभी अच्छे से करना है जब वो करंट में मतलब करंट में हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन पे सारे पे नहीं आता। ज्यादातर यही ये तीन, महिला, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग और एस टी एस सी, इन सब पे क्वेश्चन रिपीट होता है। और हमने देखा भी अभी क्वेश्चन पीवाईक्यू में सारे को, जैसे अभी हमने अल्पसंख्यक के बारे में बात किया, ये क्वेश्चन 2019-20 में फेमस था, क्योंकि उस समय एनआरसी सीए आया था। तो उस समय के लिए वो जरूरी था, अभी के लिए जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको तब बनाना है, बना के भी रख लीजिए, आपको तब उसको अच्छे से करना है जब वो देख लीजिए करंट में फेमस हो। ऐसे आपको सारे पे नहीं बनाना है, क्योंकि सारे बनाने में कोई फायदा है नहीं। तो लिमिटेड चीज करिए, लेकिन सब पे शॉर्ट नोट्स आप एक एक पेज में बना के, एक डेढ़ पेज में बना के रखिए, और उसको बार बार रिवाइज करिए। जैसे देखिए, हमने महिला से क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या किया कि महिला से क्वेश्चन आ रहा है, हमको पता है महिला से जब भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन पूछा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया, और पितृसत्तात्मक समाज को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि सामाजिक पूंजी में महिलाएं कैसे योगदान दे रही हैं, और इनके सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया। हमारे पास दो टॉपिक है, पहला पितृसत्तात्मक, दूसरा सशक्तिकरण के लिए और सामाजिक, समाज में क्या काम कर रही है। तो पहला हम ये डाल देंगे, इंट्रो हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि भारत में लगभग 33% महिलाएं श्रम बल में भागीदारी देती हैं। ये रिपोर्ट कहाँ से आएगा? तो पीएलएस रिपोर्ट, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, जो अभी आया है 2023-25 में आया था। 23-24 वाला रिपोर्ट था, 25 में आया था। तो ये रिपोर्ट से कि हाँ, महिलाएं इतना पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर थोड़ा और बताना हो तो बता सकते हैं। अब इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, निगेटिव वे में भी लिख सकते हैं। कि निगेटिव में लिखना हो तो बताना है केवल महिलाएं 37% पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि बांग्लादेश में 43% है। अगर पॉजिटिव में बताना है तो बताने के लिए हाँ, महिलाएं 37% महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, मतलब श्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर बताना हो कि प्रतिनिधि के लिए कि हाँ, राजनीति में कितना है, तो राजनीति में भी 13% है। और हमने अभी बिल पास किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें 2023 में हुआ था, उसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा। अगर पॉजिटिव लिखना हो तो स्वीडन लिख देना, स्वीडन में 50% मिलता है, 50+ मिलता है। तो ऐसे हमने कुछ पॉइंट ऐड कर लिए, जहां महिला सशक्तिकरण भी हो जाएगा, सामाजिक स्थिति भी हो जाएगा। अब दोनों, अब ये है कि अगले साल इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आना भी होगा तो सामाजिक और सशक्तिकरण से क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा राजनीति में कैसे सशक्तिकरण हो रहा है, या आर्थिक क्षेत्र में कैसे हो रहा है, या अन्य कोई क्षेत्र में। तो हमको वो पॉइंट ऐड करके रखना है। तो हमने राजनीति का ऐड किया है कि हाँ, राजनीति में सशक्तिकरण हुआ है। पहले 13% था, फिलहाल अब 33% हो गया है। अगर पूछते आर्थिक में, तो श्रम भागीदारी बढ़ा है। तो ये चीज नया पॉइंट हुआ कि अगली बार कहीं अगर क्वेश्चन इस टाइप का आए तो ये हम इसको ऐड कर सकते हैं। इनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, उस चुनौती को हमने लिख दिया। उसके चुनौती के साथ कुछ एग्जाम्पल कि हाँ, कृषि में महिलाकरण अधिक हो चुका है, जैसे ये एग्जाम्पल। फिर ये कि उनकी भले योगदान है, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट कि उनके पास जमीन मात्र 13% ही है, और योगदान दे रही है 73%, 73। अगर पितृसत्तात्मक में बताना है तो सरपंच पति प्रथा, ये अभी भी यूपी, बिहार और राजस्थान में चलता है। फिर डिजिटल जेंडर डिवीजन, जो है कि एक अभी रिपोर्ट आया था
ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसी में बोला गया था कि मात्र 30 से 35% महिलाओं के पास खुद का मोबाइल फ़ोन है। यानी मोबाइल फ़ोन है ही नहीं, तो आप कैसे डिजिटल डिवीज़न को दूर करिएगा? आप कोई भी योजनाएँ चलाइएगा, तो वो महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन तो होना चाहिए ना, तो ना उनके पास योजनाएँ का लाभ पहुँच पाएगा। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं का योगदान बढ़ा है, लेकिन वहाँ अधिकतर देखा जाता है कि जब भी मैटरनिटी लीव मिलता है, उसके बाद 30 से 40% महिलाओं को या तो जॉब से निकाल दिया जाता है या डिमोशन यानी नीचे भेज दिया जाता है। जिस पोस्ट पे काम करें, उस पोस्ट से नीचे। तो ये कुछ उनके सामने चुनौतियाँ हैं। फिर संविधान में कुछ-कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 15, ये तो सबके लिए है कि हाँ, सबके लिए समान भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान रहेगा, रोज़गार में सबको समान अधिकार मिलेगा। 39, जहाँ समान काम के लिए समान वेतन, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। 42 मैटरनिटी लीव के लिए रिलेटेड है। आर्टिकल जो 73 या 74 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें पंचायत के लिए बोला गया था कि पंचायत में कम से कम 33% आरक्षण आपको देना है, और बिहार ये तो 50% दे चुका है। उसके बाद एक पोस्ट एक्ट आया था, विशाखा बनाम राजस्थान में एक केस हुआ था, उसमें पोस्ट एक्ट आया था। उसमें कार्यबल पर यौन शोषण से संबंधित था ये एक्ट। ये सारे एक्ट बनाए गए थे, यानी ये चुनौतियाँ कुछ थी, ये कुछ संविधान में थे। कुछ कानून सरकार द्वारा बनाए गए, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम। अब कुछ सफल केस स्टडी भी आप ऐड करिए कि हाँ, महिलाओं के लिए कुछ-कुछ काम अच्छा किया जाए। जैसे केरल का ये हमने पहले ही बताया, कुटुम्बश्री। फिर सेवा संगठन, ये भी एक ट्रेड यूनियन की तरह काम करता है। फिर उसके बाद लखपति दीदी योजना बताई, पहले ही हमने बताया था। फिर यूपी का वही जो एक गुलाबी गैंग, जिन्होंने महिला हिंसा और घरेलू हिंसा, महिला हिंसा, फिर से महिलाओं के खिलाफ होने वाले जमीनी स्तर पर कुछ भी मुद्दे हों, उनके लिए ये आगे बढ़ के काम करते हैं। ये ड्रोन दीदी योजना, ये सारी योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई गई थी। अब ये योजनाएँ चला दी गई, ये कानून बना दिया गया, फिर भी अच्छा काम नहीं हो पा रहा है, यानी इनके क्रियान्वयन में अंतर क्या हो पा रहा है? तो पहला यही है कि जो हमने पोक्सो एक्ट बनाया था, उसमें अच्छे से संगठित कोई क्षेत्र है ही नहीं। जैसे कि हमने पोक्सो एक्ट बनाया, तो उसके लिए कार्य क्षेत्र पे यौन शोषण संबंधित था, लेकिन घरेलू हिंसा उसमें था ही नहीं। असंगठित क्षेत्र यानी घर पे जो काम कर रही महिलाएँ, उनके लिए कोई इसमें अधिकार था ही नहीं। जो हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना दिया, उसमें 33% आरक्षण की बात तो हो गई, लेकिन आरक्षण अभी तक मिला नहीं। फिर वित्तीय समावेशन से रिलेटेड था, तो हमने पहले ही पढ़ा कि मात्र 30 से 40% महिलाओं के पास खुद की मोबाइल है। तो इतने परसेंट महिलाओं के पास मोबाइल है, बाकी 70% के पास नहीं है, तो कैसे आप वित्तीय समावेशन को सक्सेसफुल बना पाइएगा? तो ये चुनौतियाँ थी। फिर इसके समाधान के लिए सरकार अन्य जो काम की, जैसे मोबाइल फ़ोन को और पहुँचाने के लिए लोगों तक अन्य योजनाएँ चला रही हैं, अन्य कौशल को बढ़ाने के लिए योजनाएँ चला रही है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए अभी सरकार इसमें और सुधार करके उसको दोबारा से फिर से लागू करेगी। तो ऐसी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। फिर आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो पहला है कि केयर इकोनॉमी मॉडल पे काम करो, कि जैसे कि आंगनबाड़ी में चलता है, एक क्रैश मॉडल चलता है, उसको बदलो, उसकी जगह वर्किंग मदर्स के रूप में, कि जो भी आंगनबाड़ी में काम करें, जो घर की महिलाएँ हैं मदर, वो काम करें। जेंडर बजट, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड लाते हैं जेंडर बजट, उनकी तरह इंडिया में भी जेंडर बजट आए। बाकी तो और योजनाएँ हैं, जैसे सुरक्षा भागीदारी हो, सुरक्षा हो, उत्पादकता में पार्टिसिपेट करें। अब यही ये डाटा एक हो गया कि मान लीजिए कहीं आपको दिखाना हो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया गया, इसमें क्वेश्चन आए, तो हम बता सकते हैं कि महिला कार्यबल में भागीदारी हुई है। 2012-13 के आसपास ये 23% था, अभी ये 37% हो चुका है। तो ये एक महिला, एक टॉपिक छोटा-सा था, कमज़ोर वर्ग, उस पे ये शॉर्ट नोट्स था। अब क्वेश्चन चाहे वो पूछ दे, सामाजिक क्षेत्र पूछ चुका है, अब वो राजनीति पूछे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पूछे या अन्य कोई एस्पेक्ट पूछे, महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चन आ जाए, तो हम इस सारे एग्ज़ाम्पल, सारे मॉडल से हम चाहे तो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। और हल्का-फुल्का क्वेश्चन आपको नोट्स से मिलेगा, कुछ आपको वहाँ बैठ के सोचना ही पड़ेगा। जैसे कुछ नया अगर क्वेश्चन आ गया, करंट से लिंक करके आ गया, तो या तो आप करंट पढ़े हो, अगर हल्का-फुल्का भी पढ़े हैं तो उसको और ये आप जो आपने बेसिक पढ़ा, इन दोनों से आपको लिंक करना पड़ेगा। जैसे ये स्टैटिक्स पोर्शन हो गया और आपने करंट पढ़ा, दोनों का आपने लिंक किया। जब भी क्वेश्चन आता है सोशल जस्टिस क्वेश्चन, खासकर योजना वाला, तो वो ज़्यादातर करंट बेस होता है, लेकिन उसमें आपको स्टैटिक्स का पोर्शन लगभग कुछ ना कुछ डालना ही रहता है। तो हम स्टैटिक्स पोर्शन पढ़े हैं, अभी समझ लिए, पॉइंट को हमने बना लिया कि ये दिक्कत आ रही है। अब करंट हम पढ़ेंगे, उसमें से साथ में ऐड करेंगे। जैसे अभी
अभी लोकसभा में एक बिल पास होने वाला है, फिलहाल पास नहीं हुआ है, वही नारी शक्ति अधिनियम, और एक और पास हो चुका है, लेकिन दोबारा उसमें आरक्षण के लिए 33% आरक्षण के लिए लोकसभा की सीट को बढ़ाना, परिसीमन आयोग को बढ़ाना, ताकि लोकसभा की सीट बढ़ जाए, उसमें महिलाओं को हम 33% आरक्षण देते। तो ये बिल पास नहीं हुआ है। अब आपको ये बिल, यानी आपको मैगजीन में, पेपर में, कहीं भी आपको ये ध्यान रखना है, और जब भी पास हो जाए उसके बाद आपको इसके साथ ऐड कर लेना है कि हाँ, महिलाओं को जो नारी शक्ति अधिनियम कानून मिला था, उसके साथ अब ये भी ऐड कर लेना है कि ये भी काम सरकार द्वारा किया गया है। तो ये आपको करंट से लिंक कर लेना है। अब देखिए, सेम एक छोटा सा ये लास्ट में सरकारी कुछ योजनाएं, ये योजनाएं तो आप जब भी पीटी के लिए पढ़िएगा तो योजना ऐसे ही याद हो जाएंगी पूरी। फिर भी कुछ अगर याद करना हो तो मुद्रा योजना हो गया, महिला समृद्धि योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये सारी योजना हमने पहले नोट्स में कहीं ना कहीं ऐड किया है, जैसे बेटी बचाओ सुकन्या समृद्धि योजना, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर फॉर सखी। अब देखिए, दूसरा हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया बच्चे। अब इस पे भी आपको कुछ पॉइंट रखना है, कुछ डाटा रखना है, फिर कुछ उनकी चुनौतियां होंगी, कुछ सरकार द्वारा कुछ काम किया गया होगा, कुछ संविधान में दिया गया है, कुछ केस स्टडी होंगे, और फिर जो कार्य किया गया होगा उसमें कुछ दिक्कत हो रहे होंगे, आगे की राह होगी कि हाँ कुछ दिक्कत, उसके समाधान के लिए कुछ काम किया गया होगा, उसके लिए योजनाएं बनी होंगी, फिर आगे की राह क्या होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट हो गए। अब सारे हम नोट्स को खुद पढ़ के आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये नोट्स पूरा आपको दिखाने लगे तो आप सेम कॉपी करिएगा, उससे अच्छा खुद से नोट्स बनाइए, ताकि आपका नोट्स, बस पॉइंट ये ध्यान रखिए कि आपको शॉर्ट नोट्स में डालना क्या क्या है। पहला, आपको उसके लिए कुछ डाटा होना चाहिए, और ये चीज पता कैसे चलेगा आपको, पीवाईक्यू से, कि अच्छे महिलाओं के लिए क्या क्या पूछा था, यानी किससे किससे रिलेटेड हमको डाटा रखना है, तो कुछ डाटा रख लेंगे। फिर उसके बाद इनके सामने चुनौतियां क्या हैं, फिर उसके बाद इनके समाधान के लिए सरकार क्या की है, यानी सरकारी पहल, संविधान में क्या है, इन दोनों को लागू करने में दिक्कत क्या आ रहा है, यानी योजनाओं को लागू करने में या कानून को लागू करने में चुनौतियां क्या है। चुनौतियां दो होंगे, लेकिन एक चुनौती हो गई कि महिलाओं के समक्ष चुनौती क्या है, एक हो गया सरकार लागू करे कानून, इन सरकार के समक्ष चुनौती क्या है। उसके बाद इन चुनौती को दूर करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है, यानी कौन कौन सी योजनाएं लाई गई। उसके बाद आगे की राह, आगे क्या किया जाना चाहिए। ये हमारे शॉर्ट नोट्स का फ्रेम बनेगा ऐसे। और इसी तरह आपको महिला पे बना लेना है, बच्चा पे बना लेना है, वृद्ध पे बनाइए। जैसे हम आपको सिर्फ दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे आपको करना है। जैसे हमने वृद्ध पे बनाया था, कीवर्ड्स लिखे, ये की डाटा, फिर चुनौती, कुछ कुछ संवैधानिक मुद्दे, फिर कुछ केस स्टडी, और आगे की ना सरकारी योजना। फिर उसमें दिव्यांग पे कुछ बनाइए, आगे की रहा उनका भी। फिर ST SC पे आपको कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ चुनौती, कुछ संविधान के पॉइंट, कुछ सरकारी योजना, उन योजना को लागू करने में दिक्कत क्या आ रहा है, कुछ आगे की राह। फिर ट्रांसजेंडर LGBTQ। अब LGBTQ के लिए 2023 में जो अधिनियम पास हुआ, 2023 में अधिनियम बोल, 2023 में जो केस स्टडी हुआ, उसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या सरकार बोले, वही सुप्रिया सुप्रिया बनाम भारत सरकार मामले में सरकार ने स्पेशली कहा था कि हाँ, ये चीज मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार चाहे तो इसके लिए कैबिनेट बना सकती है, जैसे ये वाला टॉपिक। तो ये चीज आपको याद रखना ही है कि हाँ, तो 23 में ऐसा मुद्दा हुआ था, इसमें सरकार ने ये बोला था कि समलैंगिकता जो है मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो उसी में 2-3 केस स्टडी है, जैसे नालसा बना भारत सरकार, जिसमें पहली बार थर्ड जेंडर को माना गया। नवतेज सिंह जौहर केस, इसमें समलैंगिकता के अपराध को हटाया गया कि अपराध नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको ये शॉर्ट नोट्स बना लेना है। फिर कुछ योजनाएं चली, उन योजनाओं को ध्यान रखना है। फिर ये प्रवासी मजदूर के लिए क्या क्या काम किया गया, और कुछ योजनाएं उनके लिए भी चलाई गई हैं, तो उन योजनाओं पे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एक फेमस है, सर आपको भी ये चीज ध्यान रखना है कि गिग वर्कर्स और प्रवासी मजदूर और अनौपचारिक श्रमिक, ये तीनों को आपको एक साथ बनाना है, क्योंकि प्रवासी मजदूर ही बाहर में आ रहे हैं, तो या तो अनौपचारिक श्रमिक बन रहे हैं, या मजदूर बन रहे हैं, या गिग वर्कर बन रहे हैं। तो तीनों को आपको एक साथ लिंक करके बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग नहीं पूछता, तीनों को लिंक करके पूछता है कि प्रवासी मजदूर द्वारा अनौपचारिक रूप से काम किया जा रहा है, जो भारत के लगभग 90% अनौपचारिक मजदूर है, और जो GDP में लगभग 50% योगदान देते हैं।
तो इतना योगदान देने वाले लोग को आप छोड़ के आप किसी भी योजना को बना लें, तो वो सक्सेसफुल हो जाए, ये बहुत कम चांस होता है। इसलिए आपको इनको लेके चलना पड़ेगा। यही कारण है कि गिग वर्कर्स, जिनको प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स बोलिए, गिग वर्कर्स, लेकिन इनके लिए भी सरकार ने 2024 में एक सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून लाया था कि इनको भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, तो इनके लिए भी एक योजना, एक एक्ट लाया गया था 2024 में, सॉरी 2020 में, और 2024 को संशोधन करके लाया गया, इसको जिसमें 4 श्रमिक एक्ट को एक साथ मर्ज किया गया था। यही तो सामाजिक सुरक्षा अनौपचारिक गिग वर्कर्स के लिए था। अब इसमें भी दिक्कत क्या हो गया कि गिग वर्कर्स वर्सेस प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये 2 पार्ट में बँट गए। जैसे गिग वर्कर्स कौन थे? तो गिग वर्कर्स हो गए जो ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ोमैटो में काम कर रहे थे। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन हो गए? जिनके पास अपनी गाड़ी उड़ी थी, जैसे ओला, उबर, स्विगी में अपने पर्सनल गाड़ी से यूज़ कर रहे थे, उनको प्लेटफॉर्म वर्कर्स, क्योंकि सिर्फ़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। और गिग वर्कर्स जिनके पास कुछ नहीं था, वो प्रवासी मज़दूर थे, आए थे काम करने, वो काम कर रहे थे। अब इनके लिए सरकार क्या काम की है, जैसे इनको राशन नहीं मिल पाता था, तो वन नेशन वन राशन कार्ड ये शुरू किया गया। इसके बाद ये इनको वोट नहीं दे पा रहे थे, तो इनको वोट देने के लिए अभी तो शुरू नहीं किया, कि ये आगे की राह में बता सकते हैं। ऐसा सरकार सोच रही है कि हमको ऐसा करना चाहिए, रिमोट वोटिंग फैसिलिटी। तो ये तरीका है, इनमें सुधार के लिए ये किया जाना चाहिए। आप एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं। इसके बाद ये श्रमिक, इसके बाद आपको कुछ 1-2 और टॉपिक आपको नोट्स बना लेने हैं। पहला आपको बना लेना है अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। अब इनके सामने कुछ डाटा कि भारत में कितने परसेंट अल्पसंख्यक है, 2011 की जनगणना से आएगा, जो भी आएगा डाटा। उसके बाद मुस्लिम 4%, 14%, पारसी 57,000 के आसपास ही बचे हैं भारत में, बौद्ध 0.7, जैन 0.4%, इतने बचे हुए हैं। फिर इनके सामने कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ संविधान में दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, और कुछ कानून बने हैं, जैसे अल्पसंख्यक संरक्षण कानून। फिर उन कानून को लागू करने में कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं सामने, तो वो चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं? फिर उसके लिए कुछ सरकारी योजनाएँ चलाई हैं, वो इस योजनाओं को ऐड कर लेना है। फिर आगे की राह क्या-क्या होना चाहिए, और इस तरह ये सारे पॉइंट एक साथ ऐड हो जाएँगे। तो ये पहला एक, इसके अलावा ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया, उसके अलावा इस पे आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। एक ओबीसी पे बना लेना है, क्योंकि ओबीसी कभी-कभी न्यूज़ में रहता है, जैसे फिलहाल अभी न्यूज़ में है, खासकर एनसीएल को लेके, कि क्या एनसीएल सही है? एक रोहिणी कमेटी बनी थी। तो रोहिणी कमेटी में बोला गया था कि जो आरक्षण ओबीसी में दिया जा रहा है 27%, क्यों ना इसको 4 पार्ट में बाँट दिया जाए। एक सबसे हायर ऊपर वाले, एक उससे नीचे वाले, एक थोड़े नीचे और थोड़े नीचे, मतलब 4 पार्टों में बाँट दिया जाए। क्यों ना इसको 4 भागों में बाँट के आरक्षण दिया जाए, कि जो क्रीमी लेयर के नज़दीक हैं उनको कम आरक्षण, उनसे जो नीचे उनको थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करके 4 पार्टों में बाँटने से आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुँच पाएगा। क्योंकि उनके रिपोर्ट के अनुसार पता चला था कि जो एनसीएल का लाभ होता है, वो उसका 90% लाभ केवल जो ओबीसी में शक्तिशाली हैं, जिनके पास अधिक पैसे हैं, जो ओबीसी एनसीएल नहीं है, फिर भी वो एनसीएल का लाभ ले जाते हैं, 90% लाभ। 10% लाभ ही जेन्युइन लोगों को मिल पाता है, जिनकी ज़रूरत है। यानी 90% लोग वैसे लोग ले जाते हैं एनसीएल का लाभ, जिनको एनसीएल की ज़रूरत नहीं थी। यानी जिनकी इनकम 8 लाख, 10 लाख से ऊपर थी। तो 90% वो लोग थे। 10% वही लोग थे, जिनको स्पेशली ज़रूरत थी, लेकिन नहीं मिल पाया था। तो इन्हीं को देखते हुए उन्होंने 4 पार्ट में बाँटने का डिसीजन लिया था। तो एक रोहिणी कमेटी को आपको ज़िक्र करना है। तो ये पहला हमारा, ये इतने टॉपिक के अलावा एक अल्पसंख्यक भाषाई आधार पे, फिर उसके बाद रोहिणी कमेटी वाला जो एक है, उसके लिए आपको वो ओबीसी का। इसके अलावा एक हमने क्वेश्चन देखा था, कल्याणकारी योजना वर्सेस इसका समावेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, वर्सेस इसका समावेशन मतलब अच्छे से लागू नहीं हो पा रहे। तो ये सारे क्वेश्चन को हमको डील करने के लिए, हमको पता है कि महिलाओं के सामने कुछ चुनौतियां नहीं, योजनाओं को लेके सबके सामने अब ये अगर 150 कुछ 150 में आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, 250 में आएगा तो हम सबके लिए अलग लिख देंगे, क्या महिला के लिए ये दिक्कत, पुरुष वृद्धि के लिए ये दिक्कत, दिव्यांग के लिए ये दिक्कत है, योजना लाभ। अगर 150 के लिए आया तो हम ये क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे। तो क्यों ना हम इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए कि हाँ, कल्याणकारी योजना है,
कहाँ-कहाँ दिक्कत कर रही हैं, जो ये कॉमन पॉइंट बनाना है कि हम महिलाओं के लिए भी हो जाए, बच्चा, वृद्ध सबके लिए हो जाए और प्लस समावेशन की सरकार क्या काम कर रही है। तो इसका भी हमको एक नोट्स बनाना है, दोनों के साथ मिक्स करके, कल्याणकारी योजना वर्सेस समावेशन। तो ये हमारा सारा नोट्स हो जाएगा, ये सारे टॉपिक हमारा हो जाएगा। इस तरह हम देखें तो हमने सोशल जस्टिस के सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया, सारे पीवाईक्यू को हमने देख लिया और उसकी फ्रेमिंग की और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार देखिए, समझिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ज़रूरी भी है। तो हमने सोशल जस्टिस पूरा कर लिया। अब हमारा टारगेट रहेगा आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के सारे क्वेश्चन को करना। हम यही तरीका अपनाएँगे, पहले पीवाईक्यू को करेंगे, फिर उसके बाद इसका पीवाईक्यू की फ्रेमिंग करेंगे और उसके बाद हम उसके शॉर्ट नोट्स बनाएँगे। तो ये तरीका रहेगा हमारा और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है। हर टॉपिक को एक आपको हर टॉपिक को दिसंबर से पहले ऐसा मान के चलना है कि आपको दिसंबर में मेंस देना है। तो दिसंबर से पहले आप ट्राई करिए कि अगर आप जून में देख रहे हैं तो अभी नवंबर टारगेट रखिए, जुलाई देख रहे हैं तो दिसंबर टारगेट रखिए, अगस्त देख रहे हैं तो भी दिसंबर ही टारगेट रखिए, क्योंकि दिसंबर के बाद से आपको पीटी करना ही है, क्योंकि पीटी अभी आपको पीटी में सीसेट भी करना रहता है और जीए से पूरा करना रहता है। इसलिए आप टारगेट दिसंबर से ही रखिए ताकि अब जनवरी से कंटिन्यू हो जाए। तो हमको दिसंबर रेडी रहना है कि दिसंबर में हमको जैसे मेंस देना हो। इसके लिए हम शॉर्ट नोट्स, रिवीजन और पीवाई की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाना चाहिए। तो हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। हमने पूरा कंप्लीट कर दिया सोशल जस्टिस। हमारा अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें हम आईआर के टॉपिक को पढ़ाएंगे। यहीं तक हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए